हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पेपर भी बढ़िया से जा रहा होगा। ठीक है, तो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कक्षा 10 के विज्ञान का जो अभी नेक्स्ट दिन यानी कि 29 तारीख को होने वाला है। इसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी केवल एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, वो भी नए पैटर्न के साथ किस तरीके से क्वेश्चन बदल के आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम आपको फिजिक्स को लेकर चलते हैं। फिजिक्स में कई सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं मैं, उसके बाद केमिस्ट्री फिर बायो को देख लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ठीक है, उपर्युक्त विवरण प्रकाश के किस नियम घटना से संबंधित है। तो मेरे भाई अगर हम अपवर्तन को लेकर चले तो अपवर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है। ठीक है, ये आपका नहीं होगा। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलिए कह रहा है कि समतल दर्पण पर बनने वाली प्रतिबिंब की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है भाई, ये वाला हमको जो है कि सही कह रहा है, क्योंकि समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है। ये बात गलत है मेरे भाई, बराबर होता है। कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बराबर होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर केवल एक जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से लाया हूँ जो आपके एग्जाम में बचने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग पूछ लिया, तो अवतल दर्पण मेरे भाई टार्च में भी होता है, वाहनों के अग्रदीपों में होता है। ठीक है, दंत विशेषज्ञ लोग भी यही करते हैं इसका अवतल दर्पण का उपयोग, और शेविंग दर्पण में भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है अवतल दर्पण के उपयोग लिखने में। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है किस छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई प्रतिबिंब देखा जा सकता है। ठीक है, छोटे दर्पण की बात करें तो मेरे भाई उत्तल दर्पण से आप लोग देख सकते हैं किसी भी भवन या पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई को। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण वाहनों में स्पष्ट दृश्य देखने के लिए वाहनों के पास यानी साइड में लगा होता है। जो किसी भी वाहन के साइड में प्रतिबिंब लगा होता है, ठीक है, पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो उसमें उत्तल दर्पण जो है कि लगा होता है। ठीक है, आगे चलिए आगे है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा जो है कि चाल प्रकाश का किस माध्यम में होता है। तो वायु के, देखिए जल में नहीं होगा, हीलियम नहीं होगा। आप काफी बच्चे वायु और निर्वात मारते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है निर्वात में होगा, वायु में नहीं होगा, क्योंकि वायु में जो है कि छोटे छोटे धूल के कण पाए जाते हैं, जिस कारण प्रकाश का जो चाल होता है थोड़ा सा धीमा हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई कि लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है। तो जो लेंस की क्षमता होता है मेरे भाई डायोप्टर में नापा जाता है। ठीक है, डायोप्टर में नापा जाता है। लेंस की क्षमता जो होता है P = 1/f अगर f का मान मीटर में दिया है। ठीक है, और एक होता है P = 100/f अगर f का मान किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। ये क्षमता का फार्मूला होता है। ठीक है, आगे चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का जो है कि प्रतिबिंब किस अंग पर बनता है। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना, रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। ठीक है, दृष्टि पटल पर बनता है प्रतिबिंब। आगे चलिए कह रहा है कि मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है भाई, करते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश कार्निया से होकर प्रवेश करता है। हाँ भाई करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। जी हाँ करती है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ठीक है भाई, उल्टा बनता है, जो हमारा ब्रेन है उसको सीधा आभास कराता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा यह कथन सत्य है। तो इसमें जो है आपका 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य है। मेरे भाई यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि मानव नेत्र के किस अंग से प्रकाश प्रवेश करता है। तो कार्निया से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि प्रकाश में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। ठीक है, तो पुतली जो है
प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस तरीके से आपका जो है 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला करा है कि कभी कभी अधिक आयु के किसी व्यक्ति की नेत्र का क्रिस्टल लेंस, जो क्रिस्टल लेंस जो होता है दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अधिक आयु के व्यक्ति में मोतियाबिंद जो है मेरे भाई अधिक होता है, और यहाँ पर जो है दुधिया तथा धुंधला हो जाना किसका कारण है? मोतियाबिंद का कारण है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करा निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयुक्त करना पड़ेगा? तो निकट दृष्टि के लिए मेरे भाई अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस निकट के लिए, और दूर दृष्टि दोष के लिए दूर दृष्टि, ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है ना। आगे चलिए, कहा कि नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है? मेरे भाई मैंने क्वेश्चन जो है हर चैप्टर से उठाया है, ठीक है, वो भी सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो नेत्रदान के समय मेरे भाई कार्निया का जो है नेत्रदान किया जाता है, कार्निया का। ठीक है, आगे चलिए भाई, प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है, यानी कि मुड़ जाता है? तो सबसे नीचे क्या होता है? बैंगनी, यानी कि बैंगनी जो है सबसे ज्यादा मुड़ता है। ठीक है, विक्षेपित होता है बैंगनी। अगला क्या है कि वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? ठीक है मेरे भाई, सूर्य आपको पता होगा कि पृथ्वी से सूर्य कई किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो वहां से सूर्य उगता है तो हमको 2 मिनट बाद दिखाई देता है, यानी कि हमको आभासीय सूर्यास्त दिखाई देता है। ठीक है, तो डूबता है, सूर्यास्त का यानी कि डूबता है ना। 2 मिनट इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि विद्युत धारा की दिशा जो होती है किस तरफ होता है? परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। ठीक है, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत अनुरूप, परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के अनुरूप, परिपथ में प्रोटॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। ठीक है, तो जो धारा की दिशा होता है मेरे भाई, परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, किस तरह होता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत। अब यहाँ पे समझिए, जिधर आवेश बहता है उधर क्या बहता है? इलेक्ट्रॉन बहता है। ठीक है, और उसके विपरीत क्या बहता है? तो धारा बहता है। इस बात को ध्यान दें। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर क्या होता है? नहीं होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, क्या होता है? कूलाम होता है। चलिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर होता है। आगे विद्युत धारा मापने का यंत्र एमीटर। ठीक है, एमीटर होता है। जी हाँ भाई, होता है, यानी केवल आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, केवल एक सही है। ठीक है, आगे चलिए, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा? सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या दिया है। तो मेरे में प्रतिरोध दिया है आर, ठीक है, उसके बाद विद्युत धारा दे दिया है आई, और इसमें आप लोग संबंध देखेंगे कि तो क्या होगा? V = IR। ठीक है, धारा पर क्या प्रभाव पूछा है, यानी कि I का पूछ लिया है, तो I बराबर यहाँ से हम लोग I का मान निकालेंगे तो V/R। ठीक है, अब देखते हैं किसको क्या कर रहा है। V को कुछ नहीं कर रहा है, इसको कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, उसके बाद कर रहा है कि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि I = 1/R की जगह 2R कर देंगे, यानी कि 2 लिख देंगे, तो आधा, इसको क्या कहेंगे? आधा कहेंगे, तो आधी हो जाएगी। ठीक है, धारा क्या होगी? आधी होगी। ठीक है मेरे भाई, धारा क्या होगी? आधी हो जाएगी। 3 गुना कहेगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 3 गुना कहा तो 1/3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि विद्युत बल्बों के तंतुओं के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो बल्ब का तंतु होता है, ठीक है, किसका होता है? टंगस्टन का होता है। ठीक है, टंगस्टन का होता है। आगे चलिए मेरे भाई, कह रहा है कि घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई आपको शायद पहली बार देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? तो मेरे भाई उसके समांतर क्रम में लगाया जाता है, क्योंकि घरों में जो है कि समांतर क्रम में लगाने से जो करंट होता है नॉर्मल बना होता है। ठीक है, आगे चलिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया, यानी कि चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेट वैज्ञानिक किया था। ऑस्ट्रेट वैज्ञानिक थे। ठीक है, ऑस्ट्रेट ने किया था। चलिए भाई, ऑस्ट्रेट ने इसका खोज किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा, ये मेरे भाई वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। हमारे शरीर के किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है?
हमारे शरीर में किन अंगों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो इसमें आपका एक मस्तिष्क होगा और एक हृदय होगा, ठीक है। एक मस्तिष्क और एक हृदय, केवल 1 और 3, ठीक है, केवल 1 और 3। यही मेरे भाई नए पैटर्न के आधार पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है भाई, विचार करते हैं। दृष्टि धारा डीसी सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। हाँ भाई, सदैव एक ही दिशा में। प्रत्यावर्ती धारा एसी एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है, ठीक है भाई। एसी इस तरीके से चलता है, ठीक है, एक ऊपर जा रहा था एक निश्चित समय के बाद नीचे हो गया। और डीसी कैसे जाता है कि सीधे एक ही दिशा में जाता है, ठीक है। ये आपका क्या है? डीसी है। और ये आपका क्या है? एसी है, ठीक है। सुदूर यानी दूर के स्थानों पर विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा के रूप में प्रेषित करना होता है, ठीक है भाई। ये भी दूर, अगर किसी करंट को दूर भेजना है तो हमको प्रत्यावर्ती धारा ले जाना पड़ेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी, है ना। आगे चलिए भाई, क्या कर रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई की जाती है कितने वोल्ट तथा वोल्टेज पर होती है? तो इसका एक मान होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। फिर भी ऑप्शन को ठीक से देखकर मानना, ठीक है। 200 दिया है, 200 नहीं, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए भाई, यहां से चालू होता है मेरा केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। केमिस्ट्री चलेगा, फिजिक्स का जितना था आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु आपका एक विषमांगीय मिश्रण होता है, ठीक है, विषमांगीय मिश्रण होता है। इसमें कई प्रकार के गैस जो होते हैं कि मिले होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ओजोन, ये सब जो है कि मिले होते हैं। तो इसमें आपका समांगी मिश्रण नहीं होगा, धातुओं का मिश्रण नहीं होगा, यौगिकों का मिश्रण नहीं होगा। इसमें आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आगे चलते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कॉलम ए कॉलम बी से मैच कराना है, ठीक है। ये भी एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है मेरे भाई? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति का निर्माण होता है। कास्टिक सोडा से क्या होता है? तो साबुन का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट से प्रतिअम्ल होता है। ब्लीचिंग पाउडर से कीटाणुनाशक, प्रतिजीवाणु जो है नाशक होते हैं, ठीक है, कीटाणुओं को मिटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। पहले का कौन सा है? दूसरा। पहले का तीसरा ये नहीं होगा, ठीक है, पहले का दूसरा इसको मिलाते हैं, ठीक है। दूसरे का पहला, बी का पहला, सी का चौथा, सी का चौथा, डी का तीसरा जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट होगा। आगे चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है आपका CaH4 हाफ H2O, ठीक है, CaH4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगला है कि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु जो है आपका जिंक है, ठीक है, जेडन जिंक होता है। आगे चलिए, अधातु है, पोटेशियम नहीं है भाई, ठीक है, एल्युमिनियम नहीं है, सोडियम नहीं है, आपका फ्लोरीन जो है अधातु है। फ्लोरीन क्या है मेरे भाई? अधातु है, ठीक है। आगे चलिए, कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत है, कोलदार है, जी हाँ भाई है, पेट्रोलियम है, कोलदार, ठीक है, कोलदार पेट्रोलियम दोनों, हाँ भाई दोनों ये होगा, ठीक है। आप लोग ठीक है दोनों को नहीं मानेंगे, एक तो सी जो है दोनों में ऑप्शन दिया है, कोलदार और पेट्रोलियम दोनों होते हैं कार्बनिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत, ठीक है। आगे है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? जलीय विलयन सल्फर डाइऑक्साइड का तो अम्लीय होता है, ठीक है, कैसा होता है मेरे भाई? अम्लीय होता है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन। आगे चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है, ठीक है। आगे चलिए भाई, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाए जाने वाली अधातु, ठीक है, अधातु कौन सा है मेरे भाई? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मेरे भाई अब चलते हैं हम लोग बायोलॉजी में। किसमें चलते हैं? बायोलॉजी में। यहाँ से मेरा बायो का बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वृक्कों का कार्य होता है, वृक्कों का कार्य होता है उत्सर्जन के लिए, ठीक है, किसके लिए मेरे भाई? उत्सर्जन के लिए, वृक्क के कार्य उत्सर्जन के लिए होते हैं। आगे चलिए, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था, तो सभी लोग मटर जानते हैं, ठीक है, मटर तो आपको पता होगा, लेकिन ऑप्शन में आपका ये जो है तुरंत कट जाएगा, सरसों और उड़द। आपको पता है मटर, लेकिन मीठा मटर की उद्यान मटर, ठीक है, तो मेरे भाई उद्यान मटर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, उद्यान मटर जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलिए, पादप में जाइलम का कार्य होता है, जो पौधे होते हैं उसमें जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जल का वहन, ठीक है, ज से याद करना, जाय से, जाइलम से जल का वहन, और फ्लोएम से भोजन का वहन, ठीक है। आगे चलिए,
अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, जो इष्ट में होता है। किसमें? इष्ट में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है? ठीक है, कॉपर टी स्थापित किया जाता है गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय में कॉपर टी का स्थापन किया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। ठीक है, यानी जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो किस माध्यम से होता है? तो उत्सर्जन के माध्यम से होता है। ठीक है, उत्सर्जन के माध्यम से होता है। आगे चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या, जो कोष्ठक होते हैं, ठीक है, मनुष्य के हार्ट में कितने होते हैं? तो मैंने बताया था 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। परागकोश में होते हैं, परागकोश। ठीक है, परागकोश में क्या होते हैं मेरे भाई? तो परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। तो मेरे भाई आप लोगों जो है कि मेरा जो है फिजिक्स का यानी साइंस का जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न थे उसको मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। ठीक है, अब अच्छे से तैयार करके जाइएगा पेपर देने। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।